हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपीएससी के लिए यूपीएससी एंड स्टेट आपका पीसीएस के लिए स्टेट पीसीएस के लिए 6 से लेके आपका 12 तक का एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग क्लास 6 से लेके 8 तक पहले कंप्लीट हो गया था और क्लास 9th का पॉलिटी हो गई। क्लास 10th की जो पॉलिटी की क्लास है, मतलब इसमें राजनीतिक विज्ञान की बात करेंगे और चैप्टर ये आपका 5 है। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को आप लोग लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। आपको यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस देना है तो एनसीईआरटी मोस्ट कंपलसरी पढ़ना है। आप कोई वनडे एग्जाम भी दे रहे होंगे, बट वहाँ पे यहाँ पे आपको जीएस के लिए बहुत अंडरस्टैंड बेटर समझ हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसकी हम बात करेंगे, जनसंघर्ष और आंदोलन। ठीक है, ये अध्याय 5 है। अब थोड़ा इसका इंट्रो देख लेते हैं। इसने देखा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है और सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। तो इस अध्याय में हम इसी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी जो स्वच्छंद नहीं है, अपने ऊपर पड़ने वाले जो प्रभाव और दबाव से कैसे वो मुक्त नहीं रह सकते। तो लोकतंत्र में अमूमन हितों और नज़रियों का टकराव चलते रहता है और हितों और नज़रियों के जो इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांग और दबाव में संतुलन बैठाना पड़ता है। तो इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। तो इस चर्चा के क्रम में हम यह भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो अध्याय में हम राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके यानी दबाव समूह और आंदोलनों की चर्चा करेंगे। तो इस तरह हम अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे, जिसमें राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रित करने यानी राज सत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीके की चर्चा की गई। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक समझ थी, वो पीछे के जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा उससे लिंक करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे नेपाल और बोलिविया के जनसंघर्ष की बात। एक्चुअली क्या, मैंने कहा पहले आपको वैश्विक स्तर पे देखना, फिर हम अपने देश के स्तर पे आएंगे। तो नेपाल में और बोलिविया में जो जनसंघर्ष हुआ था उसके बारे में देखते हैं। क्या आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत की कथा याद है? तो देख लीजिए, पोलैंड वाला याद कर लीजिए आप क्या था। तो पोलैंड में जो लोकतंत्र की जीत की कथा है, हमने इसके बारे में कक्षा 9 के पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ा था। यह कहानी हमें लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका याद दिलाती है। आइए इस तरह की दो हालिया घटनाओं के बारे में पढ़ें और जाने कि लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। तो सबसे पहले हम नेपाल का आंदोलन देखते हैं। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद हो कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है, जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ था। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा था, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथों में था। अत्यांतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के एक संक्रमण को राजा वीरेन ने स्वीकार कर लिया था। आप करंट में भी इसको भी देखेंगे। अभी फिर से वहाँ की जनता, कुछ राजा साहब बाहर निकले थे तो कह रहे थे लोकतंत्र खत्म करके फिर से उन्हें राजशाही की मांग कर रहे थे, बट उन्होंने वहाँ की सरकार ने कहा कि अगर आप चाहते हैं उनको अगर बनना है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो आप चुनाव लड़के आइए, है ना। ये राजशाही तो नहीं आएगी, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र तो रहेगा। अगर उन्हें जनता की सेवा करनी है तो वो आ सकते हैं। तो वीरेन ने स्वीकार कर लिया कि, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई थी। नेपाल के राजा ज्ञानेन लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया और सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। फिर क्या हुआ? 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना पड़ा था। समझ रहे ना, ये उठक पटक चल रही है कि राजाशाही और लोकतंत्र। तो 2006 में क्या हुआ कि 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ था, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। तो संसद की
सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस मतलब सप्तदलीय गठबंधन SPA बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। तो इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया और इसमें माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चल सकी। 21 अप्रैल की बात करेंगे। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेट दे दिया कि राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांगों पर अड़िग रहे कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो। तो 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेट का अंतिम दिन था और इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ और SPA ने गिरजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए कि इन कानूनों के सारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर SPA और माओवादियों के बीच सहमति बनी। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल ने संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को बनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। मैंने कहा 15 के बाद 25 में फिर से चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी अभी। तो चलो फोटो देख लेते हैं। ये नेपाल के लोग हैं, राजनीतिक दल एक रैली में लोकतंत्र की बहाली की मांग करते हुए। ठीक है, ये सारे लोग हैं। तो ये माओवादी वर्ड आया था, उसको देख लेते। माओवादी चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी हैं। माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। बोलिविया का जल युद्ध की बात करते हैं, बोलिविया को याद करते हैं। नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना अथवा उसके पुनरुद्धार की बातें बताती, लेकिन जनसंघर्ष की भूमिका में लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। कह रहा है कि जनसंघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। तो बोलिविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया और इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जनसंघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। बोलिविया लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। सरकार ने कोचबबा शहर में जलापूर्ति के अधिकार का एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेच दिया और इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। तो अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपये तक पहुँचा, जबकि बोलिविया में लोगों की औसत आमदनी 5000 रुपये महीना है। इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्ति जनसंघर्ष भड़क गया। फिर सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल की। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई। सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति दोबारा नगरपालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गई। तो इस आंदोलन को बोलिविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुरानी मतलब जितनी वो पुरानी प्राइस थी उसी पे आ गया। यहाँ एक वर्ड आया कि आप बताना चाहते हैं कि हड़ताल, धरना प्रदर्शन और बंद जैसी चीज़ें लोकतंत्र के लिए अच्छी हैं।
हाँ अच्छी है। लोकतंत्र और जनसंघर्ष की बात करें, इन दोनों कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलिविया में क्या के जनसंघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। तो बोलिविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलनों ने यह तय कर दिया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इसके प्रभाव के स्तर अलग अलग थे। इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में मुश्किल ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक है। ये दोनों कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई है। जनसंपर्क की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही है। अगर आपको कक्षा 9 की पुस्तक के पहले अध्याय की याद हो तो आप पहचान जाएंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे ही हुआ। इस तरह हम इन दोनों उदाहरणों के तो याद ही होगा, पढ़े थे। निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है। तो यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाए और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो, ये भी होता है। फिर भी अफवाह यही कहा जाएगा कि लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा है तो उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो, अथवा वहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हो। तो लोकतांत्रिक जो संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। ठीक है, संभव है कभी कभी संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं मसलन संसद है या अथवा जो भी बैठक हो गई में अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए। लेकिन जब विवाद ज़्यादा गहन होता है तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होते हैं। तो ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक जो घटनाओं में स्वतः स्फूर्ति होने का भाव भी नहीं कहीं जरूर मौजूदा होता है, लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्ति सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर होती है। संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल होते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या इसका मतलब यह हुआ कि जिस पक्ष ने ज़्यादा संख्या में लोग जुटा लिए हुए अपना चाहा हुआ सब कुछ हासिल कर लेगा? क्या हमें यह माने कि लोकतंत्र का मतलब जिसकी लाठी उसके पास? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए सन 1984 की बात, कुछ घटना को याद करते हैं। सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्लव बोर्ड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई और इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर ज़मीन 40 सालों के लिए एक तरह से मुफ्त में दे दी गई। इसमें अधिकांश ज़मीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते थे। कंपनी ने इस ज़मीन पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने शुरू किए और इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज़ बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जा रहा था। ठीक है, तो सन 1987 में हेकेचिको अर्थात तोड़ो और रोपो नाम एक आंदोलन शुरू हुआ। इसमें अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता अख्तियार किया गया। लोगों ने यूकेलिप्टस के पेड़ तोड़े और उनकी जगह वैसे पेड़ों के बिछड़े लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद थे। नीचे कुछ समूह के नाम दिए गए। अगर आप इनमें से किसी भी समूह में होते तो अपने पक्ष के समर्थन में क्या दलील देते? स्थानीय किसान होते या पर्यावरणवादी होते कार्यकर्ता, उपरोक्त कंपनी के काम करने वाला अधिकारी अथवा कागज का उपभोक्ता? तो हम स्थानीय अगर किसान होते तब भी क्या करते, वहाँ पे विरोध करते। इसको पर्यावरणवादी होते तो यूकेलिप्टस वैसे भी पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है इसको, तो इसका विरोध करते हैं, है ना, क्योंकि इससे वाटर लेवल भी डाउन होता है। चलिए लामबंदी और संगठन की बात करते हैं। आइए हम ऊपर के दोनों उदाहरणों की तरफ लौटें और उन संगठनों की बात करें जिनकी बुते संघर्ष सफल हुए। हमने देखा कि नेपाल में
अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी एसपीए ने किया था। और इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे। लेकिन इन जनसंघर्ष के पीछे सिर्फ एसपीए ही नहीं था। इन जनसंघर्ष में नेपाली जो कम्युनिस्ट पार्टी मतलब माओवादी ने भी भाग लिया, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी और इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। तो नेपाल के जनसंघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। अनेक संगठनों मसलन मूलवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक भी थे, इसमें वकील भी थे, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन किया। ठीक है। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलिविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेको नामक संगठन ने किया था। तो इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन ने परिसंघ, कोचबंबा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर में बढ़ती बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। तो इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन किया। सन 2006 में बोलिविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल भी हुई थी। तो फायदे तो होते हैं कहीं ना कहीं। तो इन दो उदाहरणों में से हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत संगठन होते हैं। ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका और राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है। लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता, है ना। संभव है कि नागरिक की इच्छा ना हो अथवा अप्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत न महसूस होती हो। संभव है कि उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो और वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में ही अपनी हिस्सेदारी करता हो। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सारे लोग सरकार से अपनी मांग अथवा नजरिए का इजहार कर सकते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नजरियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों कर सकते हैं। ऐसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूह को आंदोलन कहा जाता है। तो दबाव समूह और आंदोलन की बात करते हैं। दबाव समूह और आंदोलन बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह क्या करते हैं? बतौर संगठन ये सरकार की जो नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और मुगरी लाल के सपने जारी रहते हैं। चलिए देखते हैं। ये गरीबी हटाओ का नारा दिया और फील गुड इस टाइप का बता दिया उन्होंने का। ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है, जैसे भोपाल गैस विक्टिम्स गेटिंग सब स्टैंडर्ड ड्रग्स एनजीओस ने कहा था। प्रो अमेरिकन्स टिल्ट फॉरेंस AITUC सेज ओनली वे फॉरवर्ड फॉर जॉब ग्रोथ से इस टाइप की उस टाइम की ये कटिंग थी। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। तो एक दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया, यहाँ राजनीतिक पार्टियाँ डायरेक्ट हिस्सेदारी करती हैं। तो दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित और आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। जब समानता के लिए कहीं बात हो, एक ही मत चाहिए। तो ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में हुए जनसंघर्ष को हम लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन। ये दबाव समूह के समान आंदोलन के चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय ये राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दबाव समूह के विपरीत आंदोलन में संगठन ढीला ढाला होता है। तो आंदोलनों में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं।
आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्ति भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ना कि दबाव समूह पर। तो यहाँ लिखा है कि अखबार की इस कर्तनों में जिन जवाब समूह का जिक्र किया गया, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं वे क्या है? हाँ, एक 1984 का भोपाल गैस त्रासदी थी। तो वर्ग विशेष के हितों समूह और जन सामान्य के हित समूह, कोई वर्ग विशेष होता है उसके हम हित समूह की बात करें, और जन सामान्य के हित समूह की बात करते हैं। तो हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यवसायिक संघ और पेशेवरों, वकील है, डॉक्टर है, शिक्षक है आदि के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। तो दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं क्योंकि ये किसी एक विशेष वर्ग की बात करते हैं, क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके, मसलन मजदूर हो, कर्मचारी या व्यवसायी या उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे दबाव समूह का मुख्य जो सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। भाई स्टूडेंट कोई है तो दबाव बना रहे हैं सरकार पे या हड़ताल कर रहे हैं, तो वो अपने एक विशेष वर्ग, विशेष हम लोग जैसे कर रहे हैं तो उसके लिए कोई मजदूर संघ उसके लिए करेंगे, व्यापारी संगठन तो विशेष व्यापारियों के लिए करेंगे। तो कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये संगठन सर्वमान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी रक्षा जरूरी होती है। संभव ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता है उसे उसके सदस्यों को कोई लाभ न हो। तो बोलिविया का जो फेडेकोर नाम का संगठन ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहाँ मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी की थी। हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 की किताब में पढ़ा था। तो इन दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूह का नाम ले सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरों के बोझ तले पिसे रहे होंगे के लिए लड़ते हैं। कुछ मामलों में संभव है कि जन सामान्य के हितों की बात होती है। प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे आए जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा हो। उदाहरण के लिए बामसिप की बात करें, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लाइज, ये फेडरेशन का नाम लिया जा सकता है। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों को संगठन जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। ठीक है, इधर देख लेते कुछ। ये देखो कुछ बच्चे क्या महिला, औरतें, आदमी सभी ये विरोध कर रहे हैं। तो जमीन के अधिकार को लेकर विरोध प्रदर्शन था। ये पश्चिमी जावा इंडोनेशिया के किसान सन 2004 में एक दिन पश्चिमी जावा इंडोनेशिया के लगभग 15,000 भूमिहीन किसान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। किसान अपने परिवार के साथ आए थे और भूमि सुधार की मांग कर रहे थे। किसानों का कहना था कि हमें अपने फार्म वापस लौटा दिए जाएं। वे विश्व व्यापार संगठन और उसके विध्वंसक नियम कानून का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का नारा था, जमीन नहीं तो वोट नहीं। उनका ऐलान था कि अगर किसी उम्मीदवार ने भूमि सुधार का पक्ष नहीं लिया तो वे इंडोनेशिया में हो रहे राष्ट्रपति पद के पहले प्रत्यक्ष चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आंदोलनकारी समूह की बात करते हैं जो आंदोलन करते हैं। आंदोलनकारी समूह दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल रहते हैं। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए जिससे इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज़्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत ही बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। समझ रहे हैं, ये आंदोलन समूह होते हैं। नेपाल में जैसे मैंने देखा, नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था और भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे थे। तो इन्होंने क्या किया था, ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। क्योंकि नर्मदा की बात करें, नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए और यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था जिसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था।
अब ये सोचना कि आप सोच रहे हो कि बांध तो फ़ायदा रहता है, लेकिन वहाँ से बहुत सारे लोग विस्थापित हो रहे थे और जंगल जा रहे थे, जिसमें वहाँ से पानी भर जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें थी। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया है और इसने सभी बड़े बांधों को विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता है। तो ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है और उनका संगठन भी होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलन के बरकस उन आंदोलन को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज़्यादा मुद्दे होते हैं। तो पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही आंदोलन की मिसाल है। तो ऐसे आंदोलन के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता है और पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल हैं। तो इनके सबके जो संगठन है अलग अलग है। सामाजिक आंदोलन और दबाव समूह नागरिकों को कई तरह से लामबंद करने की कोशिश करते हैं। इस कॉलोज में कुछ ऐसे ही तरीकों का दिखाया गया, देख लो क्या ये लिखा है, वेयर आर आवर डियर वंस। तो कुछ शांति लिखी है इसमें, और इसमें क्या लिखा है, अनहद गाम भरजे, पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। तो कहाँ पे ख़त्म हुआ था, अलग अलग है ना। तो नेतृत्व भी अलहदा और नीतिगत मामलों पर अक्सर इनकी राय अलग अलग होती है। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य की ये साझेदार हैं और इनका दृष्टिकोण एक जैसा है। इसी वजह से अनेक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का एक ढीला ढाला सा सर्वसमावेशी संगठन है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट NAPM ऐसा ही संगठनों का संगठन विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं। यह आंदोलन अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। अगर दबाव समूह की बात करें, दबाव समूह आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाया, बैठक आयोजित करना, अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। तो ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। तो जो मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बांध दो। तो व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। तो उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए अथवा उनकी संबद्धता राजनीति के दलों से है। ऐसे दबाव समूह के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के लिए विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। सन 1930 से 40 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले। DMK और AIADMK जैसी पार्टियों की बड़े जड़ें इन समाज सुधार आंदोलन में ढूंढी जा सकती हैं।
तो अधिकांश दबाव समूह क्या करते हैं और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूह ने नए नए मुद्दे उठाए और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया। समझ रहे हैं ना, एक नॉर्मल से जो हम लोग नॉर्मल आदमी आंदोलन चला रहे हैं तो उसका मुद्दा उठाएंगे तो जो राजनीतिक पार्टी आती सत्ता में कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो राजनीतिक दलों ने मुद्दों को आगे बढ़ाया जाता है। तो राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि या तो वो कहेंगे ठीक है इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, तो उन्हें वोट दे दीजिए, इस टाइप की चीज़ें चलती हैं। तो क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? शुरुआती तौर पर तो लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। लोकतंत्र में किसी एक तबके के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी लग सकता है ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते। तो राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। संभव है कि दबाव समूह और आंदोलनों को जनता से समर्थन अथवा धन न मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब दबाव समूह को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो लेकिन उनके पास धन ज़्यादा हो, इसके बूते वो संकुचित एजेंडे पर भी सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाए। लेकिन थोड़ा संतुलित नज़रिया अपनाएं तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूह और आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रहती हैं, जमी रहती हैं की जड़ें मजबूत हुई हैं। तो शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधियां नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। सरकारें अक्सर थोड़ी सी धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं। जनसाधारण के हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। वर्ग विशेषी जो हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हो तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से बनाई जाएं। सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं, तो इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। चलिए थोड़ा से फैक्ट आए थे बीच में, देख लेते हैं क्या कहानी से थे। तो दबाव समूह तो कंप्लीट हो गया, इसको पढ़ते हैं क्या। किसी भी समाचार चैनल के समाचार एक हफ्ते तक लगातार देखें। निम्नलिखित क्षेत्र अथवा तबके का प्रतिनिधित्व करते आंदोलन अथवा दबाव समूह से जुड़ी खबरों का एक खाका तैयार करें। किसान है, व्यापारी ये अपने ग्रुप बनाते हैं, मजदूर हैं, उद्योग, पर्यावरण और महिला। इसमें से किसका जिक्र टेलीविज़न के समाचारों में सबसे ज़्यादा हुआ है? किस तबके अथवा हित समूह का जिक्र समाचारों में सबसे कम हुआ है? ये टेलीविज़न की जगह आप अखबार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक चीज़ दे देता हूँ। फिर ग्रीन बेल्ट हरित पट्टी जिसे कहते हैं मूवमेंट के अंतर्गत पूरी केन्या में 3 करोड़ वृक्ष लगाए गए। इस आंदोलन के नेता बांगरी मथाई सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं के रुख से बड़े नाखुश हैं। उनका कहना है कि सन 1990 और 1980 के दशक में जब मैं किसानों को वृक्षारोपण के लिए उत्साहित कर रही थी तो मुझे पता चला कि सरकार के वरिष्ठ कर्मचारी वनों के अधिकांश विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। तो इन लोगों ने पहले चाहते डेवलपर्स को जमीन और वृक्ष अवैध रूप से बेच रखे थे। सन 1990 के दशक में राष्ट्रपति डैनियल्स आरेप मोई की सरकार के कुछ तत्वों ने जातीय समुदायों को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा दिया। इससे रिफ्ट वैली के अनेक केन्यावासियों की आजीविका और अधिकार जाते रहे। तो कुछ को अपनी जान गंवानी पड़ी। शासक दल के समर्थकों को जमीन मिली और लोकतंत्र समर्थन आंदोलन के पक्ष में बोलने वालों को स्थापित होना पड़ा। यह सरकार की एक चाल थी जिसका उद्देश्य समुदायों को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वाकर सत्ता पर कब्जा जमाए रखना था। अगर वे एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे तो लोकतंत्र की मांग करने के लिए उनके पास कम मौका होंगे। ये भी सही है। ऊपर के अनुच्छेद में आपको लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन में क्या संबंध नजर आ रहा है?
इस आंदोलन को सरकार के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए। तो लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन की दोनों की बात करते हैं। तो लोकतंत्र में मतलब हम लोग अपने विचारों, सामाजिक रवैया मतलब समाज के हितों के देख के बातें करना। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे अभी पेड़ की बात आई तो हमारे यूपी सरकार ने भी, योगी जी ने 1-1 करोड़ पेड़ बंटवाते हैं। पर अगर देखा जाए पेड़ बंटवाने से जगह कुछ 1 करोड़ नहीं, कम से कम कुछ व्यक्ति लगा दिए जाएँ उसकी देखरेख के लिए, तो वो पेड़ लग भी जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होता है। इस कार्टून का शीर्षक खबर बेखबर मीडिया में अक्सर किसकी चर्चाएं चलती हैं। खबरों में ज़्यादातर किनके बारे में लिखा जाता है, तो नेताओं के बारे में। ये देखो ये बना है इसका बच्चा। चलिए नहीं, इसका मतलब ये भैया, ये खबर हवा में ही रहती है जो न्यूज़ है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करती है, ये आज का मेरा पहला क्वेश्चन है। तो अगर हम दबाव समूह की बात करें, लोग सरकार से जो अपनी मांगें मनवाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। हम लोग देखते हैं लोग इसके लिए संगठन बनाकर हितों को बढ़ावा देने वाले कार्य करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं ये दबाव समूह या हित समूह कहते हैं। कभी कभी हमने देखा कि लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। तो ऐसे जो समूह को हम आंदोलन बोल सकते हैं कि ये आंदोलन होता है। ये हित समूह हो सकते हैं या दबाव समूह, या इसको हम आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं, पता चलता है। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। दबाव समूह आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों को सहारा लिया जाता है। तो ऐसे अधिकतर समूह मीडिया के प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे। समझ रहे ना, एक पहला पॉइंट मान लिया मैंने, ये था। दूसरे पॉइंट अगर आपको 150 शब्दों में लिखने के लिए आ जाए तो इस वजह से ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। दबाव समूह तथा आंदोलनकारी समूह ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बात दो। बिल्कुल सही बात है, बात ध्यान दे लेंगे जब तो सुनेगी सरकार। दो पॉइंट मान लीजिए हो गए। तीसरे देख लें। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर होते हैं जो लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञानों को प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार जो दबाव समूह है आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर जरूर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर दूसरे की बात करें, वो भी इसी से रिलेटेड है। दबाव समूह और जो राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, ये वर्णन करना। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि जो दबाव समूह है दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, मैंने अभी ऊपर बताया, लेकिन वे जो चुनावों के समय तथा चुनावों के बाद राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। तो दबाव समूह राजनीतिक दलों के माध्यम से ही अपनी मांगें मनवाने की कोशिश करते हैं कि भैया आप चुनाव लड़ रहे हैं नेताजी, मेरी मांगें ये हैं, आप इसको फॉलो करें। तो दबाव समूह राजनीतिक दल के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दलों के नेता ही करते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं राजनीतिक दल की शाखा के रूप में काम करते हैं। जैसे भारत के अधिकतर मजदूर संगठन, छात्र संगठन या बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए जाते हैं, तो या उनसे वो लोग संबंधित रहते हैं। तो दबाव समूह चुनावों के समय राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद भी करते हैं तथा इस मदद के बदले में चुनावों के बाद यदि वह राजनीतिक दल सरकार में आता तो उसे उस पर ये दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति के लिए नीतियाँ मनवाते हैं। और इस प्रकार जो राजनीतिक दल हैं और समूह, दबाव समूह, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी होते हैं। तो अधिकांशतः जो दबाव समूह का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच जो संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। तो राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं, और क्योंकि अब वही जाएंगे वो नेता बनेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम तीसरे की बात करें, इसमें लिखा है फिर से उसी वर्ड को रिलेटेड करें कि दबाव समूह की गतिविधियाँ लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं। अब भैया लोकतांत्रिक सरकार और दबाव समूह है तो कैसे काम करेंगे। तो ये वैसे तो उपयोगी साबित ही होती है। कैसे, आम नागरिक की ज़रूरतें से सरकार को अवगत कराते हैं दबाव समूह वाले लोग हैं। ये दबाव समूह शासकों के ऊपर दबाव डालकर लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारें अक्सर धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं। तो ये जनसाधारण के हित समूह या अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिकों की ज़रूरतों समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं।
तो जो सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं, सरकार पर यदि कोई एक समूह अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालेगा या नीतियाँ उस तरह से बनाई जाए। सरकार निरंकुश नहीं हो पाती, ये समूह सरकार पर अंकुश बनाए रखते हैं तथा सरकार को यह भी पता चलता है कि समाज के विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बिठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव हो पाता। 14 क्वेश्चन की बात करें, दबाव समूह है क्या, कुछ उदाहरण देना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ऊपर से पढ़ते चले आ रहे हैं। समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से अपनी मांगें मनवाने तथा हित पूरे करवाने के लिए संगठन जो बनाकर सरकार पर दबाव डालने का जो काम करते हैं उन्हें हम दबाव समूह कह सकते हैं, है ना। ये दबाव जो समूह है किसी खास वर्ग के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं, चाहे उसमें से मजदूर संगठन में हो या आपका व्यावसायिक संघ हो या वकील हो, डॉक्टर हो, शिक्षक है, कोई भी इस तरह के दबाव समूह हो सकते हैं। तो ऐसे समूह को जो सरोकार है पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की, मतलब जिस वर्ग का ये दबाव समूह था उस सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना चाहता है। भाई वकीलों का दबाव समूह, तो वकीलों के हित की बात करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। चलिए अंतर देख लेते हैं। पहली बात तो हम लोग अभी पढ़ के ही आ रहे हैं कि दबाव समूह क्या। तो दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष निरीक्षण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता है, जबकि राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। अगर हम दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान जो पैसे वाले लोग हैं, हित हैं, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो। तो राजनीतिक दल के निर्माण के लिए केवल एक समान राजनीतिक विचारधारा के लोगों को एकजुट होना जरूरी है, चाहे उनके आर्थिक हित अलग अलग हो। तो राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, जबकि दबाव समूह को जनता के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती, वो तो सरकार से मांगे करती हैं। तो दबाव समूह दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों पर अपना असर डालना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल सीधे दलीय राजनीति में भाग लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर है, कर्मचारी, शिक्षक है, वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह राजनीतिक दल में अंतर होता है। तो क्या अंतर था, ये 4 में से हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तो ग हो जाएगा। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में हम लोगों को मैच द फॉलोइंग है कह सकते हैं। तो क्या है, इसको 1 मिनट ऊपर कर लेते हैं। चलिए इसको, तो किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को हम किससे मैच करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा वर्ग विशेष के समूह से। जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किससे मैच करेंगे, तो जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने के लिए लोक कल्याणकारी समूह हो जाएगा। किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें संगठित एक संरचना हो भी सकती और नहीं भी, तो इसको हम बोलेंगे आंदोलन। ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करता है, तो ये राजनीतिक दल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन था आपका ये वाला खा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। चलिए करिए। तो इसमें जो है पहले लिखा दबाव समूह, तो दबाव समूह को हम किससे मैच करेंगे, एक टाइप के खाद्य विक्रेताओं का संघ भी हो सकता है, दबाव समूह पे खाद्य विक्रेताओं पे असर डालेगा। लंबी अवधि का आंदोलन की बात करें तो लंबी अवधि का आंदोलन जो आपका है आई थिंक वो हो जाएगा महिला आंदोलन, कब से चल रहा है ना। दूसरा एक मुद्दे पर आधारित जो आंदोलन रहेगा तो नर्मदा बचाओ के एक ही मुद्दा है। राजनीतिक दल असम गण परिषद का एग्जाम्पल जो आया था। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है दबाव समूह और राजनीतिक दल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जो दिए गए, इसमें से बताना कौन सा सही है नहीं है।
तो इसमें जो है ये बा हो जाएगा, मतलब का और खा। दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों की संगठित अभिव्यक्ति होते हैं सर। और आपका का के बाद का और खा है ना, ये हो जाएगा। दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई ना कोई पक्ष लेते हैं, ठीक है। ये दो हो जाएंगे का और खा। क्वेश्चन नंबर 11, एक कहानी लिखी है, कुछ नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो उसको समझ सकते हैं। इसमें लिखा है, अगर मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है तो यह गुड़गांव और फरीदाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। मेवात के लोगों को लगा कि इस इलाके को अगर अलग जिला बना दिया जाए तो इस इलाके पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, लेकिन राजनीतिक दल इस बात में कोई रुचि नहीं ले रहे थे। सन 1996 में क्या हुआ, मेवात एजुकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन तथा मेवात साक्षरता समिति ने अलग जिला बनाने की मांग उठाई। बाद में सन 2000 में मेवात विकास सभा की स्थापना हुई। इसके एक के बाद एक नई जागरण अभियान चलाए। इससे बाध्य होकर बड़े दलों यानी कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल को इस मुद्दे को अपना समर्थन देना पड़ा। उन्होंने फरवरी 2005 में होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले यह कह दिया कि नया जिला बना दिया जाएगा। नया जिला सन 2005 की जुलाई में बना। उदाहरण में आपको आंदोलन, राजनीतिक दल और सरकार के बीच क्या रिश्ता नजर आता है? कि आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो इससे अलग रिश्ता होता है? कुछ नहीं। अगर हम लोग नॉर्मल से जैसे बोलें, जो पीछे हम लोग पढ़ के हैं कि उस उदाहरण में देख हमें लग रहा है कि मेवात का जो अलग जिला बनाने के लिए दबाव समूह और आंदोलन ने राजनीतिक दलों और सरकार को प्रभावित किया। अगर हम बात करें, जब चुनाव का समय आया तो राजनीतिक दलों को दबाव समूह के समर्थन की आवश्यकता हुई, क्योंकि वोट बैंक की वजह से। इसलिए उन्होंने दबाव समूह की बात मानकर मेवात को अलग जिला बना दिया। तो इससे पता क्या चलता है कि दबाव समूह राजनीतिक दलों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं और राजनीतिक दल सरकार में आने के लिए दबाव समूह का समर्थन भी चाहते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एंकर मेकर से जुड़े रहें। ये 5 चैप्टर था।